कोविड-19 अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था, वहीं एक और नई बीमारी ने जन्म लिया है, ब्लैक फंगस। लेकिन देखा जा रहा है आज ही समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल और केवल बयानबाजी चल रही है। क्या वही बात की जाती है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, तो केवल बयानबाजी से ब्लैक फंगस और तीसरी लहर से जनता को कोई राहत मिल सकती है? देखिए, ये तो डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव है, वो डॉक्टर्स इसको किस नज़रिए से देखें, इस बीमारी के पास उनके लिए क्या इलाज है, किस तरीके से वो करें, ये टोटल डॉक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए। सरकार तो जितनी निकम्मी साबित हो चुकी है, सबने देख लिया। इनका दिल्ली के अंदर सेंट्रल विस्टा, नई पार्लियामेंट बनाने, नए नए वीआईपीज के लिए घर बनाने में इनका ध्यान है और किसी चीज़ में इनका ध्यान नहीं है। अमेजोन अपनी जगह पर काम कर रहा है, जियो मार्ट अपनी जगह पर काम कर रहे, छोटे व्यापारी किस तरीके से मर रहे, इस सब के बारे में सरकार के पास कोई नीति नहीं है। जहाँ तक ब्लैक फंगस और इस जो तीसरी लहर के बारे में, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं। मैंने जैसे डॉक्टर्स की बात करी है, तो डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव एक और लहर है, और उस लहर का नाम है इस देश के अंदर जो हमारे नौनिहालों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो 1.5 साल से युवा या तो कई बेरोजगार हैं, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी स्टडीज सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, जो जिंदगी में कंपटीशंस के लिए जाना चाहते थे, बड़े बड़ी जगह पर जाकर करके उनके ख्वाब थे, उन्होंने मेहनत करी थी, वो 2-3 साल पीछे हो गए हैं। कुछ जो लोग आर्थिकी रूप से अपना ढांचा नौकरी कर करके ठीक करते हैं, उनके सारे ख्वाब टूट गए, शैटर्ड हो गए हैं। ये एक और बहुत बड़ी लहर है, जिसको कोविड लहर तो कोई बात नहीं, आज आई है चली जाएगी। हमारे डॉक्टर्स की मेहनत से कहीं ना कहीं ये देश किसी दिन आज़ाद जरूर हो जाएगा इन सब कोविड से। लेकिन सरकार अगर कोई नीति हमारे स्कूल्स के बारे में तय नहीं करती है, और देखिए नीति तब तय होगी जब आप लोगों की जान को बचाएंगे, और लोगों की जान को बचाने का मैंने पहले भी कहा, मैं इसके लिए एक दिन सांकेतिक रूप से धरने पर भी बैठा था, मुझे नहीं पता कितने लोगों को उस बात का असर हुआ था, लेकिन स्पष्ट कहता हूं आज भी, अगर सरकारों को ये ओपन तरीके से नहीं, जब तक आप युद्ध स्तर पर जिस तरह से जो है चुनाव होते हैं उस तर्ज पर अगर आप वैक्सीनेशन कर देंगे, तो मैं ये समझता हूं बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। सरकार को सेंट्रल विस्ता की चिंता है, लेकिन वैक्सीनेशन की चिंता नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक नहीं 20 बीमारियां इस देश के अंदर जन्म ले लेंगी। बीमारी सिर्फ और सिर्फ शारीरिक या फिर कोविड नहीं होती, बीमारी आर्थिक और सामाजिक, हमारे स्टूडेंट्स के रूप में, हमारे व्यापारियों की आर्थिकी के रूप से, जिस तरह से इस देश का जो आर्थिक ढांचा वो ढह रहा है, इतना बड़ा देश का जो आर्थिक ढांचा ढह रहा है, जिसमें सुरक्षा भी है, जिसमें सुरक्षा से मेरा मतलब हमारे देश की सुरक्षा को लेकर भी है। अगर हम लोगों के पास आर्थिकी नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूँ ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ लोगों को हिट नहीं करेगी, इस पूरे देश का जो ढांचा है वो कोलैप्स हो जाएगा। और सरकार को इस बात में बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। ये सेंट्रल विस्टा के जो अरबों खरबों रुपए के हैं, ये नहीं है कुछ ओपन। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कोई भी लेमैन इस बात को जानता है, कोई फॉर्मूलाज जो हमारा आधार पुणे वाला है, जो जिनके पास ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो ये बना रही है आज, ये क्या सरकार के पास क्या पैसा क्या और फार्मूला क्या किसी की जान से बड़ा है? मैं तो बिल्कुल, अभी मैंने सरकार के, केंद्रीय सरकार के एक मंत्री का बयान पढ़ा था, बिल्कुल सही है। क्या आधार पुणे वाले से स्ट्रिक्टली ये सब नहीं लिया जा सकता कि आप कम से कम 5 या 6 लोगों को रॉयल्टी लेकर करके बनाओ वैक्सीन, दो उस देश के लोगों को, जो ग्लोबल टेंडर तक हम जा सकते हैं। हम आधार पुणे वालों को ये नहीं बोल सकते कि 5 और फैक्ट्री वालों को अपना लाइसेंस दे, उनसे रॉयल्टी वसूल, और किसी तरीके से जो कोवैक्सीन और सॉरी ये जो क्या नाम कहते हैं आपका जो वैक्सीनेशन है, ये और तेजी चल सके। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बीमारी करते हैं। आम जनता का एक बहुत बड़ा आरोप हमारे जो राजनेता हैं उनको लेकर है। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एक आम नागरिक को एक बेड तक नहीं मिलता है, वहीं कुछ कमरे वीवीआईपी के नाम पर रिजर्व करे हुए हैं, आज भी वो कमरे बंद पड़े हैं। आखिर जनता जरूरी है या राजनेता? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट बोल दूं, जो आपने वीवीआईपी कमरे जो बंद करने की बात करी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूं, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रहूं। देखिए, सुशीला तिवारी, श्रद्धेय नरेंद्र तिवारी का करा हुआ ये हॉस्पिटल अगर ये आज नहीं होता, तो मैं समझता हूँ इस देश के अंदर हर घर से एक लाश उठती। तो मैं सुशीला, इस समय पर जब सुशीला तिवारी और वहाँ के
जो वर्कर्स हैं, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने अद्वितीय और अभूतपूर्व कार्य किया है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ही नहीं, उत्तर प्रदेश से कई पेशेंट्स यहाँ आकर के भर्ती हुए थे, उन सबको भी सुशीला तिवारी ने कमोबेश अच्छा कर करके भेजा। मैं ये मानता हूँ कि इतने बड़े पैमाने में जब एपिडेमिक फैला हो तो सही तरीके से, सटीक तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्था नहीं की जा सकती। व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराती है, लेकिन कमोबेश जो भी उन लोगों ने काम किया बहुत अच्छा था। ये तब भी अच्छा था जबकि सरकार ने सीमित फैसिलिटीज इन लोगों को दी। आज जो लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, उनको सबको शर्म आनी चाहिए कि 20 साल से जो है तुम सही तरीके से वहां पर डॉक्टर्स की पूर्ति सही नहीं कर पाए, वहां पर सही तरीके से इक्विपमेंट्स, मेडिकल के इक्विपमेंट्स आप नहीं लगा पाए, जिसकी पोल खुली ना, अभी पोल खुली तो सही, कोविड फैला, कितनी बड़ी पोल खुली। 10-15 साल जो मंत्री और हो रहे हैं, उन सबको अपनी गिरबान पे झांकना चाहिए कि तुमने क्या किया। हमारा विधायक निधि से और मंत्री, देखिए विधायक निधि से चाहे सरकार बांटे या सरकार बांटे, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे मंत्री बांटे, अपने अखबारों में वाई करने के सिवा इस कोविड काल में सीरियसली मैं ये कहता हूं न पक्ष न विपक्ष किसी की कोई भूमिका नहीं थी तो हमारे डॉक्टर्स की थी, हमारे सामाजिक संगठनों की थी, जिन्होंने बगैर किसी से पैसा लिए हुए और सबसे बड़ी दुकानों के रूप में बंद करके अपना समर्थन एक तरह से सरकार को जताते हुए जिन लोगों ने किया, ये सैल्यूट के पात्र ही छोटे छोटे हमारे दुकानदार हैं जिनके लिए सरकार को सोच नहीं रही है। हमारा सवाल वही है कि आज कोविड के चलते जो स्वास्थ्य की सेवा है वो जनता के जुड़ी है, बीबीआई के लिए। दूसरा हमारा वजह है, हम सुशीला तिवारी के जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, जितने भी कर्मचारी हैं, उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। 24 घंटे लगातार वो सेवा में लगे हैं और बहुत ही बेहतर सेवा दे रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन हमारा सवाल वो है, एक तरफ आम जनता को बेड नहीं मिलते, दूसरी तरफ 8 कमरे वीआईपी के नाम पर, अरे वो क्यों करके रिजर्व। देखिए ये बेड रिजर्व की जहां तक बात है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है ज्यादा, लेकिन देखिए सरकार और सरकार के नुमाइंदे, चाहे किसी की सरकार हो, इस तरह से प्रेशर में लेकर करके अपने आप को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाते हैं, जो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है ना, वही मंत्री, वही संतरी जिस समय सरकार में होते हैं, विधायक हो या मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री रहे हो 10-10, 15-15 साल, जब ये अपनी जगह पर जब ये सरकारों में होते हैं, या जो आज मंत्री सरकार पे हैं, यही तो हैं जो लोग दबाव डालते हैं, साहब ये वीआईपी कमरा मुझे देना चाहिए। ये इनसे तब कहा जाना चाहिए कि एक कमरा बता दो, एक कमरा या एक डिपार्टमेंट बता दो जो अपने मंत्री रहते हुए, अपने विधायक मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में आपने कोई उल्लेखनीय योगदान इस सुशीला तिवारी में दिया हो। ये तो दुर्भाग्य है, लेकिन दबाव जब उन्हीं डॉक्टर्स को तो देते हैं, उनको देते हैं, क्योंकि उनके नुमाइंदे, उनके माई बाप तो यही हैं। नहीं होगा तो उन पर प्रेशर रहता है, ये सब तो किया जाता है, लेकिन फिर भी सुशीला तिवारी के डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ ने जुट गया, मैं तो सैल्यूट करता हूँ उनको। धन्यवाद आपकी हमसे बात करने के लिए, आपने हमको समय दिया, इसके लिए अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत थैंक यू।